विकास की ओर अग्रसर कस्बा मोहनगंज। मोहनगंज का 4 पुत्रियों वाला साधारण सा परिवार। निजी संस्थान के मामूली पद पर कार्यरत बाबूजी का स्तर साधारण है, पर लक्ष्य बड़ा है। पुत्रियों को कुछ दे सके ना दे सके, पर पढ़ने का पूरा अवसर देंगे। बड़ी पुत्री सीता हिंदी विषय में एमए उत्तीर्ण कर मोहनगंज के निजी स्कूल में प्राथमिक कक्षा में अध्यापन करते हुए इसी साल 25 की हुई है। उसके परिणय के लिए बाबूजी जहाँ भी गए एक ही प्रश्न, कितना देंगे। बाबूजी पिटे हुए प्यादे की तरह घर लौट आते। कोई खबर नहीं थी कि बात बनेगी और आसानी से बनेगी। तय तिथि पर लड़के वाले सीता को देखने आ रहे हैं। माता पिता जीवित नहीं हैं, 2 भाई हैं जो चाचा जी के साथ आएंगे, लेकिन 3 नहीं, 2 प्राणी ही तशरीफ लाए। सीता से छोटी मेहमानों की आवभगत में तल्लीन मांडवी बुलावे के लिए सज कर तैयार बैठी सीता से बोली, चाचा जी और लड़का ही आए हैं जीजी। लड़का इतना सजीला है कि सीता जीजी तुम्हारा जी मचल मचल जाएगा। सीता घबरा गई। मांडवी, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। सजीले को देखकर मदहोश हो जाओगी। चलो, बैठक में तुम्हारी पुकार हो रही है, मांडवी ने इठलाते हुए कहा। बैठक में सलज्ज सीता की दृष्टि नहीं उठती थी। बड़ा जोर लगाकर उसने अगल बगल बैठे दोनों प्राणियों को देखा। सचमुच सजीला है। यदि कुछ पूछा जाएगा तो बताते समय अच्छी तरह देख लेगी। लेकिन वे दोनों तो इतने सज्जन निकले कि कुछ पूछा ही नहीं। सज्जनों के जाने के उपरांत तीसरी बहन स्नेहा ने पूछा, सीता जी, हरण करने वाले कैसे लगे। मैं बेशर्म नहीं हूँ, लजाते हुए सीता बोली। बाबूजी योजना बनाने लगे। लड़के वाले शादी जल्दी चाहते हैं, अगले माह अच्छा मुहूर्त है। लेकिन अम्मा संशय में हैं। सब कुछ तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिग्विजय सीता से 10 साल बड़े हैं। बाबूजी ने बेफिक्र होकर कहा, अरे भाग्यवान, लड़का डॉक्टर है, सुपर स्पेशलाइजेशन, फिर प्रैक्टिस जमाने तक डॉक्टरों की इतनी उम्र हो जाती है। मुझे तो दिग्विजय साहब बहुत सीधे साधे और समझदार लगते हैं। इतने समझदार कि सीता चाहती रही मोबाइल पर रोज बात करे, पर दिग्विजय ने शादी की तारीख तक 4-6 बार ही बात की। बारात में गिनती के लोग आए। सीता बड़ी हसरत से जयमाला के लिए मंच पर आई। गलतफहमी ये हुई कि जिसे चाचा समझा था वो डॉक्टर दिग्विजय हैं, और जिसे डॉक्टर दिग्विजय समझ पहली नज़र में दिल दे दिया वो उनके ठीक बगल में खड़ा उनका छोटा भाई आनंद है। सीता सदमे में। आनंद पूरी तरह चंचल हो रहा था। भौजाई जी, भैया को वरमाला पहनाइए। मांडवी भी इस सच्चाई पर अचंभित थी। उसने भी वही समझा था जो सीता ने, लेकिन अब स्थिति का सामना करना है तो बोली, पहना रही है भौजाई जी के देवर जी, थोड़ा धीर धरें। सीता के हाथों को सहारा देकर मांडवी और स्नेहा ने माला पहनवा दी। फोटो शूट के बाद सीता अंदर कमरे में लाई गई। उसे ससुराल से आए वस्त्र पहनकर चढ़ावा के लिए तैयार होना है। तैयार होने का उमंग गायब था। बिछावन पर बैठकर हिचक कर रोने लगी। अम्मा जानती थी कि उस दिन चाचा नहीं आए थे। सीता ने सामान्य कद सूरत व रंगत वाले दिग्विजय को चाचा और सजीले आनंद को दिग्विजय समझ लिया है। उन्होंने बाबूजी से कहा भी था कि दिग्विजय अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, दुबली सीता अपनी उम्र से कम लगती है। पर बाबूजी ने निर्णय सुना दिया था, लड़के का रंग रूप नहीं, पद प्रतिष्ठा देखी जाती है। अम्मा विवश हुई। सीता को इस तरह रोते देख रिश्ते नातेदार महिलाएं पता नहीं क्या अर्थ लगाएंगी। वे उनसे बोली, सीता आज पराई हुई, ऐसे मौके पर रोना आ ही जाता है। आप लोग भोजन करें, मैं इसे आगे की रस्म के लिए तैयार कर दूं। उनके जाते ही अम्मा ने बेटी को गले से लगा लिया। मत रो सीता। अम्मा, तुमने मुझे धोखे में रखा।
हिचकी भरकर सीता बोली, मैं नहीं जानती बेटी कि तुमने क्या देखा और क्या समझा। दिग्विजय की डॉक्टरी अच्छी चलती है, घर में पैसा भरा है। अम्मा, तुम्हें पैसा दिखता है, अधेड़ नहीं दिखता। 35 का लड़का अधेड़ नहीं हो जाता बिटिया। बाबूजी की हैसियत जानती हो तुम। जो कर सकते हैं कर रहे हैं। ना रो, बात फैलेगी तो बारात लौट सकती है। हम तो जीते जी मर जाएंगे। सीता ने मान लिया कि विरोध का कोई मतलब नहीं। यदि बारात लौट गई तो बहनों के विवाह में अड़चन आएगी। जिस आनंद को पहली नज़र में दिल दे दिया वो नफरत से भर जाएगा। छोटी हैसियत वालों को बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। सजीले राजकुमार अमीरजादियों को मिलते हैं। वो तैयार होने लगी। आनंद फोटोग्राफर लेकर आया। भौजाई जी तैयार नहीं हुई, फोटो शूट होना है। मांडवी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। ठहरिए भौजाई जी के देवर जी, लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है। वो तो आप लड़के हैं कि कोट पैंट पहना और हो गए तैयार। आनंद मांडवी को देखता रह गया। आप लड़की हैं कि क्या हैं? आना जाना बना रहेगा जनाब, जान लीजिएगा हम मांडवी हैं। आनंद पूरी रात दिग्विजय और सीता के आसपास मंडराता रहा। किसी मित्र ने मजाक किया, भाई बहुत ऊपर ऊपर हो रहे हो, शादी तुम्हारी नहीं भैया की हो रही है। इस समय मैं भौजाई की ननंद का रोल कर रहा हूँ। मेरी बहन आज होती तो इन्हें इसी तरह घेरे रहती। आनंद ने हंसते हुए कहा। सीता विदा होकर रामपुर आ गई। बड़ा और व्यवस्थित मकान। पहली रात का आरंभ दिग्विजय ने अपनी पारिवारिक रूपरेखा बताकर किया। जैसा कि तुम जानती होगी, पापा और माँ डॉक्टर थे। ये मकान व संपत्ति उनकी बनाई हुई है। दोनों का अच्छा नाम था। उनके नाम का पूरा फायदा मुझे मिल रहा है। वे हम तीनों भाई बहन को डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर आनंद को आर्ट्स सब्जेक्ट अच्छा लगता था। बीकॉम के बाद लॉ किया, अब कचहरी में प्रैक्टिस करता है। आपकी बहन भी है? सीता को आश्चर्य हुआ। है नहीं, थी। मुझसे छोटी और आनंद से बड़ी थी। मेडिकल कर रही थी। माँ पापा उसे छोड़ने हॉस्टल जा रहे थे। कार का एक्सीडेंट हो गया, तीनों नहीं रहे। कुछ रुक कर मैं और आनंद अचानक बेसहारा हो गए। पैसे की कमी नहीं थी, पर मानसिक संबल की ज़रूरत थी। चाचा जी ने हमें बड़ा सहारा दिया। वे तुम्हें देखने आते, पर उन्हें छुट्टी नहीं मिली। मैंने आनंद को बच्चे की तरह संभाला है। नादानी करे तो अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देना। सीता आत्मयंत्रणा से गुजर रही है। जिसे पहली नज़र में दिल दे बैठी, जो आयु में उससे बड़ा है, उसे अपना बच्चा कैसे समझ सकती है? जिसे चाचा जी समझा, उसे पति कैसे समझ ले? दिग्विजय ने आगे कहा, जब मैं तुम्हें देखने आया तुम बहुत नाजुक लग रही थी। घर आकर मैंने साफ कह दिया था कि मिसमैच हो जाएगा, शादी नहीं करना चाहता था, पर आनंद अड़ गया कि वो तुम्हें पसंद कर चुका है। चाचा जी अड़ गए कि उन्होंने तुम्हारे बाबूजी को उम्मीद दी है। सीता व्याकुल हो गई। यानी मैं आनंद की पसंद और बाबूजी को दी गई उम्मीद की भेंट चढ़ गई। सीता, माँ के बाद ये घर कभी घर नहीं लगा। वे पता नहीं कैसे इतना संभाल लेती थी। मैं तो चाबियाँ देखते ही घबरा जाता हूँ। आनंद की स्थिति तो मुझसे भी दयनीय है। तुम हंसोगी, पर मुँह दिखाई में मैं तुम्हें चाबियाँ दूंगा। संभालो अपना घर। मैं चाबियाँ नहीं ले सकती। अभी आप मुझे ठीक तरह से नहीं जानते हैं। उस पर सीता, 7 फेरों का बंधन मजबूत होता है। घर तुम्हारा, जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं मुक्त हुआ। सीता ससुराल में 10 दिन रही। दिग्विजय उसकी साहुलियत का ध्यान रखते। आनंद उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करता। अरे भाभी, तुम अच्छा आ गई। घर में मर्दाने चेहरे देखकर मैं सन्यासी बनता जा रहा था। यहाँ काम वाली बाई भी नहीं है कि उसका मुंह देख सकूं। खाना बनाने से लेकर
बगीचे में पानी देने तक का सारा काम बुढ़ऊ काका करते हैं। दिग्विजय मुस्कुरा दिए। आनंद, अब घर कैसा लगता है? जन्नत। कचहरी जाने की इच्छा ही नहीं होती, लगता है भाभी के पास डटा रहूं। आनंद ने आंखें घुमाते हुए कहा। शादी के बाद मेरे पैरों में बेड़ियां पड़नी चाहिए, पड़ गई तुम्हारे पैरों में बच्चू। सही फरमाते हो भैया, माँ होती तो भाभी को रसोई के राज रहस्य बताती। आजकल मैं सास के रोल में हूँ। दोनों हंस पड़े। फिर दिग्विजय ने कहा, सीता, दिनों बाद घर में रौनक लौटी है। इसी तरह मुझे सहयोग और आनंद को स्नेह देती रहना। आनंद झट बोल पड़ा। भैया के मुख से अब जाकर कहीं सहयोग, स्नेह, सहभागिता जैसे शब्द सुन रहा हूँ, वरना वही एक्सरे, MRI, ECG, सिरिंज, ड्रिप। बाप रे, इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बना। डॉक्टर लोग बहुत कम हंसते हैं। दिग्विजय हंसते हुए बोले। अब तो हंस रहा हूँ ना। अब थोड़ा हंसने लगे हो भैया। भाभी, भैया तुम पर लट्टू हैं। मैं हौसला ना बढ़ाता तो कुंवारे रह जाते। सीता आत्ममंथन से गुजर रही है। ये हो जाता तो विधाता शायद मेरा संयोग तुमसे जोड़ देते आनंद। सीता मायके लौटी। अम्मा गदगद। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है। सीता, तुम आनंद को दिग्विजय से कम ना मानना। आनंद को कम नहीं, बढ़कर मानती हूँ, सीता ने छत देखते हुए कहा। मांडवी बोली, ना सास ससुर की रोक टोक, ना ननंद की दादागिरी। जीजी, मुझे जो ऐसा घर मिल जाए तो खूब मौज उड़ाऊं। मेरा विवाह आनंद से होता तो मैं भी उड़ाती। सीता मन ही मन बुदबुदा रही थी। अम्मा ने मांडवी को डपट दिया। कुछ भी बोलती है। सीता, बाबूजी से कहूँगी डॉक्टर साहब को फ़ोन करके कहें कि दोनों भाई तुम्हें लेने आएं। मगर सीता चाहती थी कि डॉक्टर साहब नहीं, आनंद आए। लेकिन दिग्विजय आए। सीता निरुत्साहित। कार ड्राइव कर रहे दिग्विजय ने उसके निरुत्साह को लक्ष्य किया। उदास हो? आनंद को भी लाते, उसे बुखार है। कब से उदास थी वो, अब घबरा गई। घर पहुंचकर दिग्विजय ने आनंद का टेम्परेचर चेक किया। मैं इसकी हाय तौबा से परेशान हो गया हूँ सीता, अब तुम करो इसकी सेवा। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, तुमने मेरी केयर भैया से कम की तो मैं तहलका मचा दूंगा। देवर का अर्थ जानती हो? दूसरा वर। मैं तुम्हारा दूसरा वर हूँ। सीता उसे आपलक देखती रही। संकेत तो नहीं दे रहा है, इस तरह घेरे रहता है जैसे समीपता चाहता है। इसी को मन में बसाकर तो यहाँ रहने की कोशिश कर रही हूँ, पर सीता की किस्मत में सदमे ही लिखे हैं। बाबूजी अचानक आए। डॉक्टर साहब, मांडवी ने BSc कर लिया है, MSc बायोटेक में करना चाहती है। मोहनगंज में ये विषय नहीं है, कहें तो यहाँ रहकर पढ़े, सीता को अकेलापन नहीं लगेगा। सीता स्तब्ध सोच रही थी कि बाबूजी ने मेरा इस्तेमाल करने के लिए ही मुझे अधेड़ से ब्याह दिया है। सास ससुर का झमेला नहीं है, इसलिए इन लोगों को चाहे जब टपक पड़ने की पात्रता मिल गई है। अभी अम्मा बीमार पड़ी, बाबूजी यहाँ पटक गए कि मोहनगंज के डॉक्टर बेवकूफ़ हैं, दिग्विजय अच्छा इलाज करेंगे। और विनम्र दिग्विजय ने उपचार किया और माता जैसा आदर दिया। अब मांडवी पढ़ना चाहती है, फिर स्नेहा, फिर छोटी रिया। मैं अपने घर में खासकर आनंद को लेकर दखल नहीं चाहती। बोली, बाबूजी सुनो तो। लेकिन क्या करे इस क्षीण बुद्धि प्राणनाथ का। अविलंब कहा, बाबूजी सुनना क्या है, आपका घर है, मांडवी रहेगी तो चहल पहल बनी रहेगी। बाबूजी उद्देश्य पूरा कर चलते बने। सीता सदमे में। दिग्विजय ने हाल पूछा। सीता, परेशान लगती हो? बाबूजी आप पर भार डाल रहे हैं, मुझे संकोच होता है। संकोच क्यों? इस घर में तुम्हारा अधिकार है। आनंद खुश हो गया। बुला लो भाभी, मांडवी ने शादी में बहुत सताया था, गिन गिन कर बदला लूँगा। कुछ दिनों बाद बाबूजी मांडवी को छोड़ गए।
मांडवी आकर माहौल में रंग भरने लगी। सीता को संदेह नहीं, पुख्ता विश्वास है कि मांडवी आनंद को लपेटे में लेने के लिए यहाँ स्थापित हुई है। उसमें रुचि लेकर आनंद चालबाजी दिखा रहा है। 4th सेमेस्टर पूरा होते होते समझ में आ गया कि रचना रची जा चुकी है। राज खोलने का भार आनंद पर डाल 4th सेम की परीक्षा होते ही मांडवी मोहनगंज खिसक ली कि उसकी अनुपस्थिति में आनंद प्रस्ताव पारित करा ले। आनंद प्रस्ताव लेकर सीता के सम्मुख आया। भाभी, कुछ कहना है? कहो। भैया से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। तुम मेरी अर्जी उनके दरबार में लगा देना। सीता सब समझ रही है, पर फिर भी कहा, अर्जी का विषय तो सुनो। मैं मांडवी से शादी करना चाहता हूँ। अब तक का सबसे भीषण सदमा। इस तरह चीख कर अभद्रता दिखाते हुए सीता पहली बार बोल रही है। पागल हुए हो? उसी दिन पागल हो गया था भाभी, जब मांडवी को पहली बार देखा था। मांडवी प्रेम वेम पसंद नहीं करती, उसका समर्थन है। कह रही थी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगी, इसलिए जब वो मोहनगंज चली जाए तब मैं तुमसे बात करूं। ऐसा लगा कि सीता रो देगी। देखती हूँ आनंद तुम्हारे भैया क्या कहते हैं। सीता कमरे में आ गई और जार जार रो पड़ी। जिसे पहली नज़र में दिल दे दिया वो मांडवी के नाम की लौ जलाए बैठा है। और मांडवी कितनी घाघ है, मेरी स्थिति जानती है फिर भी। ज़रूर अम्मा ने भेजा होगा कि आनंद पर मोहिनी डाले, एक और लड़की के हाथ सस्ते में पीले हो जाएं। मांडवी ने ऐसी मोहिनी डाली कि नहीं, मुझे मनचाहा नहीं मिला, मैं मांडवी को मनचाहा नहीं पाने दूंगी। सीता को रात भर नींद नहीं आई, खुद को असहाय उपेक्षित पा रही है। दिग्विजय को नहीं चाहती, पर वे अपनी भलमनसाहत में उसके समीप आना चाहते हैं। आनंद का साथ चाहती है, पर वो पकड़ से छूटता जा रहा है। अब उसके व्यवहार में रोमांच नहीं, कपट का आभास होता है। पहले दिन से ही मांडवी को पाने की योजना बना रहा था। योजना सफल हो इसलिए भाभी भाभी कहकर उसकी खुशामद करता रहा। सीता निराश, ईर्ष्या, क्रोध, बौखलाहट से गुजर रही थी। अम्मा का फोन बौखलाहट को पराकाष्ठा पर ले आया। सीता, मांडवी ने सब समाचार बताया। तुमको लेकर वो बड़े संकोच में है, पर आनंद उससे शादी करना चाहता है। हमारे तो भाग्य जाग गए, दोनों बहनें मिलजुल कर रहोगी। बाबूजी इतवार को डॉक्टर साहब से बात करने आएंगे। सीता बौखलाहट में ललकारने लगी। अम्मा, तुमने मांडवी को जानबूझकर पढ़ने के बहाने मेरे घर भेजा कि आनंद पर मोहिनी डाले। आनंद मांडवी के जाल में फंस गया। छीण बुद्धि डॉक्टर साहब को क्या कहूँ। आनंद उनके दिमाग में इतना घुस गया है कि उसकी खुशी के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है अम्मा। तुम्हें मांडवी का ख्याल है। मुझे धोखे में रखकर अधेड़ बदसूरत के साथ बांधा, तब मेरा ख्याल नहीं आया था। जब ये दोनों भाई मुझे देखने आए थे, मैंने डॉक्टर साहब को चाचा, आनंद को डॉक्टर साहब समझ लिया था। तुम जानती थी असलियत क्या है, लेकिन मुझे नहीं बताया, मेरे साथ कपट किया। नहीं नहीं मेरी बेटी। अम्मा, मैं अब भी सदमे से उबर नहीं पाई हूँ। अच्छी चाल चली तुम लोगों ने। मेरा दिमाग खराब है, इस विषय में मुझसे बात ना करना। सीता ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक इसी क्षण स्वर उभरा, भाभी। सीता के कान बज रहे हैं या आनंद कचहरी से लौट आया है। बैठक में बैठी तेज आवाज में अम्मा को ललकार रही सीता को आभास नहीं था कि जरूरी फाइल लेने के लिए अचानक आ पहुंचा आनंद उसकी कटुता सुनकर बैठक से लगे बाहरी खुले बरामदे में ठिठका खड़ा है। उसके आने की आहट नहीं मिली या दबी चाप से बैठक में दाखिल हुआ है। आनंद, तुम जल्दी आ गए? फाइल भूल गया था, पानी पियोगे? हाँ। सीता को राहत मिली कि आनंद ने फ़ोन पर की गई उसकी बातचीत नहीं सुनी। सुनता तो प्रतिक्रिया जरूर देता, लेकिन
उसके बाद से सीता महसूस करने लगी है कि आनंद बहुत बदल गया है। कुटनी मांडवी मोहनगंज क्या गई, आनंद की हंसी ले गई। एक दिन उसने पूछ ही लिया, आनंद, मांडवी की याद आ रही है? उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। शादी नहीं करोगे? नहीं। मगर क्यों? क्योंकि अम्मा से जो तुम बातें कर रही थी उसे सुनकर शादी से मेरा विश्वास उठ गया। शादी के समय तुम्हारे मन में जो भी था, पर भैया के इतने अपनेपन को देखकर तुम्हारी धारणा में बदलाव क्या नहीं आना चाहिए था? अधेड़, बदसूरत। मेरे भैया में इतने गुण हैं, पर तुम इस मामूली बात पर अटकी हो कि वे खूबसूरत नहीं हैं। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, पर दिल साफ नहीं है तो खूबसूरती किस काम की? कपट तो हम लोगों के साथ हुआ है। सोचता था तुमने भैया का जीवन परिपूर्ण कर दिया है, उनकी भावनाओं को समझती हो। सब ढोंग। भैया हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती। आनंद, तुम अपनी भाभी का ख्याल रखा करो। मैंने तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, ख्याल रखा। छी छी। आनंद सुनो तो, तुम सुनो। मिसमैच होगा सोचकर भैया शादी का मन नहीं बना रहे थे। वो तो मैं अड़ गया क्योंकि मुझे तुम अच्छी लगी। अफसोस, मैं गलत था। मैं मानता हूँ कि भैया जैसे इंसान के लिए जो अच्छे विचार नहीं रखता वो अच्छा नहीं हो सकता। भैया मेरे लिए क्या हैं तुम नहीं समझोगी। मेरे लिए उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, ना तुम ना मांडवी। आनंद, मैंने तुम्हारे भीतर का कालापन देख लिया है भाभी, पर भैया को मत दिखाना। वे तुम पर विश्वास करते हैं, उन्हें तकलीफ होगी। उनके सामने मेरे साथ सहज व्यवहार करती रहना। मैं भी नाटक करता रहूँगा। नहीं करूँगा तो भैया को कारण क्या बताऊँगा। आनंद वहाँ से चला गया। सीता जैसे अर्ध निद्रा से जागी हो, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। आनंद की आंखें सुलग रही थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे। कितना अपमानजनक है। भाभी भौजाई रटने वाले जिस देवर ने एक दिन दूसरा वर होने जैसी बात की थी, आज उसे भाभी कहने से भी बच रहा था। सीता एक गलत रास्ते पर चल निकली थी, लेकिन आनंद ने अपनी ईमानदारी से उसे उसकी मर्यादा, उसका धर्म याद दिला दिया था। आज शाम जब दिग्विजय घर लौटे तो सीता को ऐसा लगा जैसे अपने जीवन साथी से सुंदर कोई दूसरा है ही नहीं। उसके मन से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।